Hello everyone, good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. I know ये सेशन थोड़ा सा लेट हो गया. जनरली हमारा जो वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स होता है वो संडे को ही आता है, लेकिन इस बार संडे को हमने टॉप 100 दिसंबर मंथ के बैंकिंग एमसीक्यू को डिस्कस किया था, इसलिए संडे को हमारा ये सेशन नहीं हो पाया. और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको पता है मैंने मैसेज किया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर हो नहीं पाया था. पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपके एसबीआई के एग्जाम्स और अदर बैंकिंग एग्जाम्स हैं, इसलिए आज के सेशन में हम बैंकिंग करंट अफेयर्स वीकली सेशन 2 डिस्कस करेंगे. ये हमारा जनवरी मंथ का वीक 2 है. इसके पहले वीक 1 हमने डिस्कस किया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. तो आज हमें बेसिकली 5 से लेकर 11 ऑफ जनवरी तक जो भी बैंकिंग करंट अफेयर्स न्यूज में है, कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुआ है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यू. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है मर्जर ऑफ नेशनल एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. देखिएगा, बेंगलुरु बेस्ड एक बैंक है जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, एंड महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है जिसका नाम है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. इन दोनों बैंक्स के मर्जर को आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है एंड 6 ऑफ जनवरी 2025 से ये मर्जर अप्रूव हो चुका है. अब किन्हीं दो बैंक्स का मर्जर आरबीआई किस एक्ट के अंदर करती है, तो हम सभी को पता है एक एक्ट है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो सेक्शन 56 है एंड सेक्शन 44A है, इसके अंदर दो बैंक्स का मर्जर किया जाता है. अब किस बैंक का किस में मर्जर होगा, मतलब जो नई ब्रांच होंगी उनका नाम क्या होगा, इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं. देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है जो 13 ब्रांचेस हैं नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की जो कि कर्नाटका में ऑपरेटेड है, वो फंक्शन करेंगी एज अ कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच. ठीक है. इसके अलावा ये जो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है, 2024 में मराठा सहकारी बैंक और साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक, इन दोनों बैंक्स का मर्जर भी कर दिया गया था कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट है भारत पे टू सेल 25% स्टेक इन यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक. अभी जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपने करंट अफेयर्स पे आएंगे. ठीक है. तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन नवंबर 2021 में हुआ था. 2021 में ही इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन हुआ है. इस बैंक का फॉर्मेशन किसने किया है, तो भारत पे के साथ साथ सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज, तो सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विस प्लस भारत पे ने फॉर्मेशन किया था यूनिटी स्मॉल, आपका जो यूनिटी बैंक है. क्लियर है. अब इसको रिकॉग्निशन या इसकी जो वैल्यूएशन है कब इंक्रीज हुई, तो आपको याद होगा कुछ समय पहले एक पीएमसी बैंक था जिसका नाम है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ये कोलैप्स हो गया. जब इसका कोलैप्स हुआ तब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसका मर्ज किया गया जनवरी 25 2022 में. इसके बाद इसको गेन मिला. क्लियर है. अब देखिएगा, अब ये जो यूनिटी आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें भारत पे के भी स्टेक होंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो आरबीआई ने कहा था कि आपको 2029 तक 10%, अप टू 10% तक अपने स्टेक रिड्यूस करने हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया था भारत पे को, जो कि पेरेंट कंपनी है, उनको कहा था कि यूनिटी बैंक में आप 10% अपने स्टेक को रिड्यूस करो बाय द 2029. तो भारत पे ने फैसला किया है कि हम 10 नहीं 25% स्टेक को रिड्यूस करेंगे. ठीक है. जिसके बदले हम $800 मिलियन फंड को रेज करने का काम भी करेंगे. ओके. तो अभी भारत पे की जो इक्विटी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इसमें बोला है कि 25% तक ये रिड्यूस हो जाएगी ऑफ इट्स 49% स्टेक. तो 49% स्टेक आपको भारत पे में मिलेंगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के. अगर हम भारत पे के बारे में बात करें तो इसके फाउंडर कौन है, मतलब फाउंडर तो नहीं बोलेंगे, सीईओ बोलेंगे, नलिन नेगी. पेरेंट कंपनी का नाम है रेजिडेंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और इसका फॉर्मेशन 2018 में हुआ था. चलिए नेक्स्ट है बैंक नेट ई ऑक्शन पोर्टल. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक नेट नाम से एक ई ऑक्शन पोर्टल भेजा है. हम सभी लोग जब बैंक जाते हैं और बैंक से अगर कभी हम लोन लेते हैं तो बदले में हमें कुछ ना कुछ कोलेट्रल देना होता है. ठीक है. और अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते, रीपेमेंट नहीं कर पाते लोन का, तो जो बैंक के पास हमारी प्रॉपर्टी है, बैंक उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है और सीज करने के बाद फंड को कलेक्ट करने के लिए उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन करता है.
जनरली कोलेट्रल में घर रखवाते हैं, अपनी शॉप्स होती हैं, अपनी जमीन होती है, फार्मर लैंड या एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं, कुछ भी आपका कोलेट्रल हो सकता है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी जो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक ने सीज की है, उसके ई ऑक्शन के लिए एक पोर्टल, एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है बैंक नेट। ठीक है, द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च अ रिवैम्प ई ऑक्शन पोर्टल बैंक नेट इन दिल्ली, जिसमें क्या होगा, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी सभी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन इस सिंगल प्लेटफॉर्म पे होगी। आप कह सकते हैं कि एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर बायर एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स। इसमें आपको फ्लैट, इंडिपेंडेंट हाउस, ओपन प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, व्हीकल्स, मशीनरी, ये सारी की सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। इससे फायदा यही होगा कि बैलेंस शीट बैंक की इंप्रूव होगी, ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे और अच्छा खासा फंड क्रिएट किया जाएगा। अभी तक 1,22,500 प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी इसमें रजिस्टर किया गया है या माइग्रेट कर दिया गया है फॉर ई ऑक्शन पर्पस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एसबीआई ने रिसेंटली हर घर लखपति एंड एसबीआई पैट्रॉन स्पीड आपका डिपॉजिट स्कीम्स को लॉन्च किया है। ठीक है, हर घर लखपति और एसबीआई पैट्रन स्कीम किसकी है? आंसर हो जाएगा एसबीआई बैंक की स्कीम है। अब यहाँ पे जो हर घर लखपति स्कीम है ये आपकी आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जिसमें आप बार बार पेमेंट करते हो, हफ्ते में 100 रुपए दे दिए, फिर दूसरे हफ्ते फिर 100 रुपए दे दिए, इस तरीके से जो पेमेंट की जाती है। आपके घरों में एजेंट आते हैं कई बार पैसे को कलेक्ट करने के लिए, तो ये आपका रिकरिंग डिपॉजिट होता है। फिर यहाँ पे जो एसबीआई पैट्रन स्कीम है वो आपकी एफडी या फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। पहली चीज तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये जो हर घर लखपति दीदी सॉरी लखपति दीदी नहीं है, ये हर घर लखपति जो स्कीम है ये आपकी जनरल पब्लिक के लिए है, इसके अलावा ये आपके माइनर्स के लिए है। लेकिन ये जो एफडी स्कीम है ये केवल और केवल आपके सीनियर सिटीजन के लिए आपको स्कीम देखने को मिल जाएगी। ओके, दोनों ही स्कीम एसबीआई ने लॉन्च की है। सो आइए पूरी न्यूज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एसबीआई ने रिसेंटली 2 नए डिपॉजिट स्कीम्स को लॉन्च किया है। पहला है हर घर लखपति, जो कि एक प्री कैलकुलेटेड रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हर एक घर में आपका एक लखपति हो। मतलब आप यहाँ पर मल्टीपल डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने रिकरिंग अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। जबकि आपकी जो एसबीआई पैट्रन स्कीम है ये एफडी स्कीम है और इस सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 80 अबव है, जिसमें हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब हर घर लखपति जो योजना है इसमें आपकी रिकरिंग डिपॉजिट 12 मंथ का होगा, 1 साल का रिकरिंग डिपॉजिट होगा और मैक्सिमम आपको 10 इयर्स तक आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें एसबीआई पैट्रन स्कीम के बारे में, इसमें आपको एडिशनल 10 बेसिक पॉइंट नॉर्मल एफडी के कंपैरिजन में एडिशनल 10 बेसिस पॉइंट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये स्कीम आपके सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी एज मोर देन 80 है। अगर आप यहाँ पे एफडी कराते हैं 1 ईयर टेन्योर की तो 6.80% इंटरेस्ट है, 2 ईयर के लिए 7% है, 3 साल या फिर 5 साल से कम है, 3 साल से ज्यादा है, 5 साल से कम है तो 6.75% है, एंड 5 to 10 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट 6.5% आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट को आप अवॉइड भी कर सकते हो, बस स्कीम इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्दर और भी हम बहुत सारी स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज की क्लास की जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, बैंकिंग करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये है एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर और वहां से आप जाइएगा, जो फ्री नोट्स वाला सेगमेंट होता है उसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल होती हैं, पीडीएफ अवेलेबल होती हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वो सभी एस्पिरेंट जिनको स्पेशली बैंकिंग मैगजीन चाहिए जिसमें आपका कंप्लीट थ्योरी प्लस 100 बैंकिंग एमसीक्यू को कवर किया है, तो आप यहाँ पर इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैगजीन अवेलेबल है अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। साथ ही साथ वहां पर आपको हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिल जाएगी, जिसमें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर किया गया है कैटेगरी वाइज। ओके है जी। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा।
ओके, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सभी फ्रेंड्स जो किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए जनरल अवेयरनेस का ये जो सेगमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, हमारे देश में महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है और 144 ईयर्स के बाद ये महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, कई सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। इसके लिए इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया गया है। सो फोन पे एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लॉन्च महाकुंभ मेला इंश्योरेंस। तो फोन पे ने इसके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप की है और महाकुंभ मेले में जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं उनके मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर उनके जो एक्सीडेंशियल कवरेज है, एक्सीडेंशियल के अलावा अगर आपके जो लगेज वगैरह गुम जाते हैं, खो जाते हैं, तो उस सब का इंश्योरेंस यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो वो सभी डिवोटीज और पैसेंजर जो बस से या फिर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो बस और ट्रेन से ट्रेवल करने वाले जो डिवोटीज हैं उनके लिए 59 रुपीज आपको प्रीमियम कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं वो सभी डिवोटीज जो फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं उनके लिए 99 रुपीज का ये प्लान मिलेगा। ये प्लान 13 जनवरी से 26 फेब मतलब 45 डेज का प्लान है, जब तक आपका ये महाकुंभ मेला हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लीड्स रिपोर्ट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर योर बैंकिंग एग्जामिनेशन। रिसेंटली डीपीआईआईटी ने 6th एडिशन लीड्स रिपोर्ट का रिलीज किया है। लीड्स का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। मतलब ये लीड्स है। किसने रिलीज किया है ये रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने रिलीज किया है और ये 6वां संस्करण या 6th एडिशन है। इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लॉजिस्टिक कैसा है, सप्लाई चेन कैसी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या इंप्रूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेटिंग की जाती है। ठीक है, उस हिसाब से इसको पब्लिश किया जाता है और 2018 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। अब 4 इंपॉर्टेंट की पिलर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर यहाँ पे पूरा असेसमेंट किया जाता है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लॉजिस्टिक सर्विसेज आपके स्टेट में कैसी हैं, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड न्यूली इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। अब यहाँ पे सभी राज्यों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से? कुछ आपके कोस्टल स्टेट्स होते हैं, कोस्टल स्टेट्स के अलावा लैंडलॉक स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं। इन हमने अलग अलग अपने यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को क्लासिफाई किया है इन 4 ग्रुप्स और इन 4 ग्रुप्स को हम अलग अलग टैग देते हैं। या तो अचीवर टैग मिलेगा, फास्ट मूवर कैटेगरी या फिर एस्पायर्स कैटेगरी। तो देखते हैं सबसे पहले कोस्टल ग्रुप में। तो कोस्टल ग्रुप में अचीवर कैटेगरी में टॉप किया है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र ने। फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश है और एस्पायर कैटेगरी में केरला आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ बात करते हैं लैंडलॉक ग्रुप। ठीक है, जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, समुद्र नहीं है, वो आपके लैंडलॉक ग्रुप होंगे। अचीवर कैटेगरी में हरियाणा और तेलंगाना स्टेट आ जाएंगे। फास्ट मूवर में बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड एस्पायर कैटेगरी में छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में अचीवर कैटेगरी में आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश है। फास्ट मूवर में मेघालय, मिजोरम एंड एस्पायर कैटेगरी में मणिपुर है। यूनियन टेरिटरी में अचीवर कैटेगरी में चंडीगढ़ और दिल्ली है। फास्ट मूवर में दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, कश्मीर एंड जम्मू है और एस्पायर में अंडमान निकोबार है। अब इतने सारे स्टेट, इतनी सारी कैटेगरी, सारी चीजें कैसे याद रखें? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक छोटी सी टेबल को पहले याद रखो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीड्स रिपोर्ट के बारे में। सिंस 2018 इसको पब्लिश किया जा रहा है, 6वां एडिशन है और डीपीआईआईटी ने रिलीज किया है। तो कोस्टल क्लस्टर में टॉप पे याद रखेंगे गुजरात, कर्नाटका, लैंडलॉक में हरियाणा और तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ और दिल्ली। ये सभी अचीवर कैटेगरी के टॉप स्टेट से, पहले आप इनको याद रखो। जब आप इनको याद अच्छे से कर लो तब आप फिर दूसरी कैटेगरी में मूव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये है प्रमोद सावंत। ठीक है, ये कौन है? ये प्रमोद सावंत है जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर है, गोवा के मुख्यमंत्री हैं।
इन्होंने रिसेंटली बीमा सखी योजना को इंट्रोड्यूस किया है गोवा में, जिसके अंदर वीमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जाएगा और वीमेन्स को, गोवा राज्य की जो भी महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू बिकम अ LIC एजेंट, उनको LIC एजेंट बनाने के लिए। बस कंडीशन इतनी है कि कोई भी फीमेल जिनकी एज 18 से लेकर 70 इयर्स के बीच में है और मिनिमम उन्होंने एटलीस्ट 10th क्लास को क्वालिफाई किया है तो इस पर्टिकुलर स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें 3 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, 3 इयर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग स्टाइफन भी प्रोवाइड किया जाएगा। 7,000 रुपीज पर मंथ पहले साल में स्टाइफन होगा, सेकेंड ईयर में 6,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफन होगा और थर्ड ईयर में 5,000 रुपीज का पर मंथ स्टाइफन होगा। मतलब टोटल अगर देखा जाए 3 इयर्स में 2.16 लाख रुपीज का यहाँ पर असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ बात करते हैं अब कैरियर के ऑप्शन क्या है। जब एक बार ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इन्हें कहा जाएगा बीमा सखी और ये जो बीमा सखी होंगी वो एज अ LIC एजेंट काम कर सकती हैं। ठीक है, गोवा की कैपिटल आपको पणजी देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें भारत और पूरे वर्ल्ड की GDP ग्रोथ को फोरकास्ट किया है। इन्होंने कहा है कि FY25 या 2025 में इंडिया की GDP ग्रोथ 6.6% रहेगी, वहीं 2026 में इंडिया की GDP ग्रोथ 6.7% एस्टिमेट की गई है बाय द यूनाइटेड नेशन। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ के बारे में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 2.8% की ग्रोथ देखी जाएगी 2025 में, ये भी बताया है। ठीक है, कुछ समय पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम शॉर्ट में NSO कहते हैं, NSO ने भी अपना पहला एडवांस एस्टिमेशन दिया था इंडिया की GDP को लेकर और इन्होंने कहा था कि FY25 में भारत की GDP 6.4% रहेगी अकॉर्डिंग टू द NSO। तो हमें NSO का डेटा भी पता चल गया, यूनाइटेड नेशन का डेटा भी पता चल गया। इसके अलावा एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज PDF तो आपको मिल ही जाएगी। तो आप यहाँ पे जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एजेंसीज हैं जिन्होंने भी GDP फोरकास्ट की है 2024-25 और 25-26 के लिए, आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। ये अपडेटेड लिस्ट आपको दी गई है, अगर कोई चेंज होता तो आप फर्दर इसमें अपडेट कर सकते हो। ओके है जी, डन। चलिए नेक्स्ट है रिलायंस एक्वायर कार्किनोज हेल्थ केयर फॉर 375 करोड़ रुपीज। अब ये जो कार्किनोज हेल्थ केयर है ये क्या करता है, ये कैंसर ट्रीटमेंट या कैंसर केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करता है और इस कंपनी को कंप्लीटली एक्वायर करने का काम रिलायंस ग्रुप ने कर लिया है, वो भी 375 करोड़ रुपीस में। रिलायंस ग्रुप की जो सब्सिडरी है जिसका नाम है रिलायंस स्ट्रेटेजी बिजनेस वेंचर लिमिटेड RSBVL, इन्होंने एक्वायर किया है 375 करोड़ रुपीस में। कार्किनोज जो है वो प्रोवाइड करता था कैंसर केयर सॉल्यूशन और अफोर्डेबल एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करता था, जिसका फॉर्मेशन 2020 में किया गया था। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट है श्रीलंका सेंट्रल बैंक फाइन इंडियन बैंक 5.8 लाख रुपी फॉर वायलेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एक्ट। तो अब इंडियन बैंक जो कि इंडिया का बैंक है और हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस अलग अलग देशों में भी तो होती हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमारा जो इंडियन बैंक है उसकी ब्रांच थी श्रीलंका में और श्रीलंका के जो नॉर्म्स है जैसे कि हमारे RBI एक्ट होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होते हैं, वैसे ही उनके भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एक्ट 2006 का एक्ट है श्रीलंका का, तो उसके जो नॉर्म्स थे उसको फुलफिल नहीं कर पाया, उनके नॉर्म्स को वायलेट किया, जिसके कारण श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन बैंक पे पेनाल्टी इंपोज की है। ये पेनाल्टी 2 मिलियन श्रीलंकन रुपीस विच इज इक्वल टू 5.8 लाख इंडियन रुपीस के बराबर आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन बैंक की 2 ब्रांचेस ऑपरेट हो रही हैं, कहां पर, श्रीलंका में, एक कोलंबो में है और दूसरी ब्रांच जाफना में आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन बैंक का फॉर्मेशन 1907 में हुआ था, तमिलनाडु चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यश बैंक पार्टनर विद फिक्की FLO टू लॉन्च यश पावर अप प्रोग्राम फॉर एम्पावरिंग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन MSME। तो यश बैंक हम सभी को पता है हमारे देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन्होंने फिक्की FLO के साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है यश पावर अप प्रोग्राम, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। जो भी MSME सेक्टर में फीमेल्स हैं उनको, उनके लिए स्पेशली इसे डिजाइन किया है, उनके बिजनेस स्किल को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए।
ठीक है। तो ये जो यश पावर अप है, ये बेसिकली क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वीमेंस को बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उसके सक्सीड के लिए, उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है। ना बात करते हैं फिक्की एफएलओ के बारे में। तो ये जो फीमेल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी प्रेसिडेंट जॉयश्री दास वर्मा है। यश बैंक का फॉर्मेशन 2004 में महाराष्ट्र में हुआ था। प्रशांत कुमार एमडी है। चलिए अब यहाँ पे महिंद्रा ट्रैक्टर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि कोई फार्मर है, उसको महिंद्रा का ट्रैक्टर लेना है, तो वो एक रिटेलर के पास जाएगा, वहां से जाके अपना ट्रैक्टर लेगा। अब जो रिटेल शॉप्स होती हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक ट्रैक्टर खरीदते होंगे तो उनके पास तो ऐसा 10 जो डीलर्स होते हैं, उन डीलर्स के पास तो 10-12 ट्रैक्टर होते हैं। ठीक है, जहां से जाके आप ट्रैक्टर को परचेस करते हो। तो जो 10 to 12 ट्रैक्टर परचेस किए हैं डीलर ने, तो उन डीलर्स को भी तो फंड की जरूरत होती है इतने ट्रैक्टर्स को परचेस करने के लिए। इसलिए महिंद्रा ट्रैक्टर ने पीएनबी के साथ यहाँ पर अपना एक एग्रीमेंट साइन किया है। सो महिंद्रा ट्रैक्टर कोलैबोरेट विद पंजाब नेशनल बैंक टू ऑफर डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। ठीक है। महिंद्रा ट्रैक्टर ने रिसेंटली, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का पार्ट है, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है, जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जो भी महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर हैं, इनको अप टू 5 करोड़ रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ बेस्ड ऑन 105 डेज ऑफ सेल्स, अगर 105 दिनों में आपके शोरूम से कितनी सेल हुई है, उसके अकॉर्डिंगली अप टू 5 करोड़ रुपीस तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की है, और इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक इंट्रोड्यूस विज लैब एक्सेलरेटर प्रोग्राम टू सपोर्ट अर्ली रेवेन्यू स्टार्टअप। अब यहाँ पे अर्ली रेवेन्यू स्टार्टअप, या आप लोग जैसे कि शार्क टैंक करके एक शो आता है सोनी पे, मे बी आपने देखा होगा, उसमें होता है ना एक सीड राउंड होता है जिसमें फंड रेज किया जाता है। तो सीड राउंड क्या होता है, सिंपल सी बात है, मतलब जैसे कि हमने एक पौधा लगाया, पहले एक सीड लगाया, तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होता, और होगा भी कि नहीं होगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने फार्म, मतलब अपने गार्डन में एक छोटा सा चने के सीड्स लगाए थे, चना भाजी को ग्रो करने के लिए। गिलहरी आई और उसने खा लिए। अगर मैं उस पर बैठ करती कि ये तो जर्मिनेट होगा, यहाँ से तो पौधा बनेगा, तो मैं तो अपनी बिड हार जाती। तो एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है सीड राउंड। तो वही कहलाता है आपका एक अर्ली रेवेन्यू स्टार्टअप, जो जस्ट ग्रोइंग स्टेट में है। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक विज लैब एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है अंडर द CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। यहाँ पे जो भी स्टार्टअप अर्ली रेवेन्यू स्टेज में है, उनको यहाँ पर बेसिकली तो ट्रेनिंग भी देंगे, गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप के साथ साथ आपको फाइनेंस करने का काम भी करेंगे। कोलैबोरेशन विद लीडिंग इंक्यूबेटर्स सच एज IIMA वेंचर एंड टी हब। ठीक है, जिसमें 1000 स्टार्टअप, अप टू 1000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का फॉर्मेशन 2003 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। एंड अशोक वासवानी MD एंड CEO मिल जाएंगे। ओके जी। नेक्स्ट है RBIH। RBIH क्या होता है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि रिजर्व बैंक की 5th नंबर की आपको सब्सिडरी या सहायक कंपनी देखने को मिलती है। ठीक है। अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टीम अप विद डिजिटल लेंडर BV5 फाइनेंस टू लॉन्च पायलट फॉर अनसिक्योर्ड लोन टू द गिग वर्कर्स। तो जो गिग वर्कर्स होते हैं, जैसे कि जो स्विगी में काम कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं, वो सभी आपके, ओला उबर में काम कर रहे हैं, वो सब आपके गिग वर्कर्स हैं। अब इन वर्कर्स को भी तो लोन की जरूरत होती है, इन वर्कर्स को भी तो फाइनेंस की जरूरत होती है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब मतलब RBIH ने रिसेंटली एक डिजिटल लेंडर है जिसका नाम है BV5, इनके साथ पायलट बेसिस पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू कैब हेलिंग ऐप ड्राइवर। जो भी आपके ऐप ड्राइवर्स हैं, आपके जो भी ओला उबर ड्राइवर्स हैं, स्विगी एंड जोमेटो में काम करने वाले गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए। ठीक है। तो उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। BV5 का फॉर्मेशन किया गया था 2016 में, और इसके फाउंडर हैं अनिल पीनापाला एंड श्रीनाथ कोम्पेला। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। SBI Life to acquire 10% stake in बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन for 6.6 करोड़। अब बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के बारे में बात करते हैं। पहली चीज, ये कंपनी बिल्कुल नई नई बनी हुई है। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन का फॉर्मेशन अभी जून मंथ में ही हुआ है 2024 में। तो एक नई कंपनी है जो कि अभी आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है। ठीक है। इसका काम क्या है, मार्केट प्लेस में जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको एक सिंगल
या सिंगल लोकेशन पे लेकर आना, एक सिंगल पोर्टल में लेके आना जिससे कंपैरिजन और उसको परचेस करना इजी हो जाए। तो बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन इज अ अनलिस्टेड कंपनी and incorporated on 18th of June 2024, ठीक है, with the goal of creating and operating a centralized marketplace for insurance product and services। और यहाँ पे जो पहले एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं बीमा सुगम इंडिया लिमिटेड फेडरेशन के, उनका नाम है प्रसून सिकदर और इनको 3 सालों के लिए एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। तो रिसेंटली एसबीआई लाइफ ने यहाँ पर 10% स्टेक्स को एक्वायर कर लिया है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के, जिसके लिए इन्होंने वैल्यू दी है 6.6 करोड़ रुपीस। ओके है जी, डन। तो बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म है, ये आपको समझ में आ गया है। एक पहले तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें कस्टमर अलग अलग पॉलिसीज को कंपेयर कर सकता है, परचेस कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकता है, अपने प्रीमियम को पे कर सकता है, और हर प्रकार की पॉलिसी, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस है, वो सारी चीजें इसमें कवर होती है। ओके जी। अब यहाँ पे अलग अलग बैंक्स ने रिसेंटली कुछ ना कुछ बैंकिंग इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, जो हमने पहले भी अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, जैसे कि फेडरल बैंक इंडिया ने एस्टीम सेविंग अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया था। फिर फेडरल बैंक ने ही करव्यूम स्कीम को लॉन्च किया था। एक्सिस बैंक की स्कीम है अराइज वीमेन सेविंग अकाउंट स्कीम। एलआईसी ने बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। एलआईसी ने एक गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम भी लॉन्च की और भारत पे ने लॉन्च किया है शील्ड। इन सारी बातों को हम पहले अपने वीक 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वीक 1 जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट सर्ज टू रिकॉर्ड हाई इन FY24। इसमें बताया है कि 2023-24 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में, हमारे देश से जो कॉफी का एक्सपोर्ट है वो हाईएस्ट रहा है। हमारा जो कॉफी का एक्सपोर्ट है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 29% इंक्रीज हुआ है, और हमने यहाँ पे $1.14 बिलियन की कॉफी को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। सो इंडिया का जो कॉफी एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। कितना हुआ है एक्सपोर्ट? $1.14 बिलियन का एक्सपोर्ट है अप्रैल से लेकर नवंबर ऑफ FY25, जो कि 29% इंक्रीज है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। स्पेशली यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो ग्लोबल डिमांड बढ़ी है रोबस्टा कॉफी की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्राजील और वियतनाम, जो कि आपको पता है कि ब्राजील वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, लेकिन उनके सप्लाई चेन में कुछ एरर आ रहे हैं, सप्लाई चेन में उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण वियतनाम और ब्राजील सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पाए, जिसके बाद इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। इतनी चीजें। अगर हम बात करें टोटल एक्सपोर्ट 23-24 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 12.22% इंक्रीज हुआ है, $1.28 बिलियन पहुंच चुका है। और हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो इटली, रशिया, यूएई, जर्मनी और टर्की है। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कौन है? ब्राजील है, ये हमें पता है। इंडिया 8th पोजीशन पे आता है। इंडिया में अराबिका और रोबस्टा कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और रोबस्टा कॉफी प्रोडक्शन में इंडिया 5th नंबर पे है, टॉप पर वियतनाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें टॉप 3 कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका है, सेकेंड नंबर पे केरला एंड थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। मतलब साउथ, आपको पता है साउथ तो जाना ही जाता है कॉफी के प्रोडक्शन के लिए, राइट। नेक्स्ट है फेडरल बैंक लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म फेड1 फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो फेड1 प्लेटफॉर्म किसका है? फेडरल बैंक का है। इससे क्या करना चाहता है? जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उसके ट्रांजेक्शन्स को और स्मूथ करना चाहता है, एलिवेशन लाना चाहता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करना चाहता है फॉर द कॉर्पोरेट कस्टमर्स। तो फेड1 एक नया ट्रांजेक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, पावर्ड बाय न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर फिनएक्सिया सॉल्यूशन। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर फिनिक्सिया सॉल्यूशन ने इसको सहयोग किया है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म जो है इसके लिए 10 मंथ का कोलैबोरेशन हुआ है बिटवीन द फेडरल बैंक और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें फेडरल बैंक के बारे में, तो 1931 में इसका फॉर्मेशन कोच्चि केरला में हुआ था, एंड एमडी एंड सीईओ का नाम है केवीएस मनियन। ओके। अब फेडरल बैंक ने, आपको पता है, एक चैटबॉट है इनका जिसका नाम है फेडी। अब फेडी में ये लोग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जैसे कि हमारी नॉर्मल अदर 22 लैंग्वेजेस हैं विच इज रजिस्टर्ड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करने के लिए भाषणी के साथ कोलैबोरेशन किया है। और फेडी जो चैटबॉट है वो फेडरल बैंक का है, वी नो दैट। फिर फेडरल बैंक ने एस्टीम सेविंग अकाउंट्स को ओपन किया था पर्सनलाइज बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए। ये सारी बातें हमने पहले करी हैं। चलिए नेक्स्ट है Reserve Bank of India mandate full emergency withdrawal for NBFC deposit and revised housing finance regulation।
अब यहाँ पे जो NBFC, जो आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें हम जो डिपॉजिट करते हैं, अगर कोई बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और आपको इमरजेंसी बेसिस पे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप इन NBFC से फुल डिपॉजिट को बाहर निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन है। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो आप अप टू 50% तक डिपॉजिट को बाहर निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो non-emergency withdraw, for non-emergency withdraw within 3 months, NBFC can return up to the 50% of the deposit amount और maximum 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को ये रिटर्न करेगा विदाउट पेइंग इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपने यहाँ पे NBFC में कुछ डिपॉजिट किया, आपने FD करा ली या कुछ और डिपॉजिट किया, लेकिन अभी वो मैच्योर हुआ नहीं है, तो आप मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ कर रहे हो तो आपको इस पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। लेकिन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी नहीं है तो आपको अप टू 50% तक ये विड्रॉ मिल जाएगा, लेकिन इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इमरजेंसी तो आपको 100% आपको विड्रॉ यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो फैसिलिटी है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी, RBI ने अपने सर्कुलर में कहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी, NBFC विल रिक्वायर टू रिटर्न द फुल डिपॉजिट अमाउंट टू डिपॉजिटर विद इन द फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, इफ दे रिक्वेस्ट अ विड्रॉ ड्यू टू न इमरजेंसी। ओके है जी। इसके अलावा इन्होंने कहा जैसे कि आपका कोई अकाउंट है, कोई आपने FD कराई है, वो मैच्योर होती है, तो मैच्योर होने पर इंफॉर्मेशन मिलती है ना डिपॉजिटर को। तो इसमें कहा है जो NBFC हैं, उनके पास जो भी डिपॉजिट्स हैं, अगर वो मैच्योर होते हैं तो आपको 14 डेज एडवांस में नोटिफाई करना है डिपॉजिटर को अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ देयर अकाउंट्स। पहले ये था कि पहले आपको 2 महीने यहाँ पे जो था ना 14 डेज डिपॉजिट मैच्योरिटी इन 14 डेज एडवांस, रिड्यूसिंग द प्रीवियस नोटिस पीरियड फ्रॉम 2 मंथ। पहले 2 मंथ का था, इसको रिड्यूस करके 14 डेज इन एडवांस कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उनके रेगुलेशन में भी कुछ चेंजेस आए हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है, हमारे घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि मिनिमम लिक्विड असेट, the minimum liquid asset required for deposit taking HFC has been increased from 13% to the 15% of the public deposit। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जो आपके लिक्विड असेट होंगे, जैसे कि आपके लिक्विड असेट, जैसे कि आपके नोट मेरे पास कोई नोट है, मैंने आपको दिया, वो इजीली आप उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वही गोल्ड जो होता है, क्या आप उसको तुरंत ट्रांजेक्शन कर सकते हो? मैं एक पानीपुरी की दुकान पे गई अगेन, तो पानीपुरी वाले को गोल्ड बार देके थोड़ी ना बोलूंगी कि इसके बदले बाकी पैसा दे दो। कैश में ज्यादा अच्छे से ट्रांजेक्शन होते, तो क्योंकि वो एक लिक्विड असेट है, राइट। तो मिनिमम लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट जो बोला गया है वो इंक्रीज कर दिया है। पहले 13% था, उसको बढ़ाकर 15% कर दिया है, पहली चीज। इसके अलावा क्या बोली गई है कि जो भी आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनको एक रेटिंग लेनी पड़ेगी, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड लेना पड़ेगा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे बोला है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑल्सो मेंटेन फुल असेट कवरेज फॉर पब्लिक डिपॉजिट एंड सिक्योर एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एटलीस्ट एनुअली आपको एक रेटिंग एजेंसी से ग्रेड लेने हैं, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसी रेटिंग नहीं है तो आप अपने नए डिपॉजिटर्स को एड ऑन नहीं कर सकते और पुराने डिपॉजिटर्स को भी रिन्यू नहीं कर सकते। चलिए, अब यहाँ पे ईपीएफओ क्या कर रहा है? ईपीएफओ एक तो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना रहा है, जैसे कि मैं एमपी में रहती हूँ और मेरा ईपीएफओ अकाउंट एमपी में है और बाद में मैं शिफ्ट हो जाती हूँ महाराष्ट्र में, तो मुझे अपने अकाउंट को भी ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी का किसी भी ब्रांच में किसी भी सिटी में ईपीएफओ अकाउंट है तो आपको उसे ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी बैंक से जाके उससे ईपीएफओ से फंड को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश भी ईपीएफओ कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी तो कहा था ना कुछ समय पहले कि हम एटीएम कार्ड भी इशू करेंगे, जिससे जो भी यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, वो अपने पीएफ फंड को एटीएम के जरिए भी निकाल सके। मतलब जो लंबी प्रोसेस होती है उसको आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होने वाली है हमारे देश में। So EPFO to launch new software system EPFO 3.0 by the June 2025। जून 2025 तक तीसरा वेरिएंट और थर्ड वर्जन लॉन्च करेगा EPFO। तो यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने रिसेंटली कहा है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज EPFO ये इंट्रोड्यूस करने वाला है रिवैम्प सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसका नाम है EPFO 3.0। कब तक होगा? जून 2025 तक का होगा। द न्यू सिस्टम विल ऑफर इनहांस इफिशिएंसी एंड comparable to banking system and will feature a more user friendly website interface।
ओके, इसमें जो सब्सक्राइबर्स है उनको एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो ईपीएफओ 3.0 है, ये पोर्टल मार्च 2025 तक ऑफर करेगा कोर फंक्शनलिटी, और फिर एटीएम वगैरह जो इशू करेगा वो जून 2025 तक इशू करेगा। ठीक है, चलिए अब एसबीआई की एक रिपोर्ट पब्लिश आई हुई है, उसमें बताया गया है कि हमारे देश में जो रूरल एरियाज में पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो कम हुई है। ठीक है, इंडियाज रूरल पॉवर्टी डाउन टू 4.86% फ्रॉम द 25.7% इन 12 ईयर्स। पिछले 12 सालों में यहाँ पे जो डेटा था वो 2011-12 का डेटा था, और अब यहाँ पे एसबीआई ने नई रिपोर्ट को पब्लिश किया, राइट। तो 2011-12 में हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा जो रूरल इंडिया है, उसमें 25.7% जो लोग थे वो पॉवर्टी में थे, मतलब एक्सट्रीम गरीब थे। लेकिन हमारे रूरल इंडिया में जो पॉवर्टी है वो कम हुई है। इन्होंने कहा है लास्ट 12 ईयर्स में जो पॉवर्टी है, मतलब 23-24 में जो पॉवर्टी है वो कितनी है, 4.86% है। पहले कितनी थी, 25.7% थी, अभी रिड्यूस होके कितनी हो गई है, 4.86% हो गई है। ये बात बताइए एसबीआई की रिपोर्ट में। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि जो अर्बन पॉवर्टी है वो भी रिड्यूस हुई है। ठीक है, 4.6% से रिड्यूस होके 4.09% आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इन्होंने कहा है जो रूरल और अर्बन एरिया होते हैं उनमें जो फैमिली होती है, फैमिली के जो मंथली पर कैपिटा कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 69.7% है, जो कि रिड्यूस हुआ है। पहले ये 88.7% था। मतलब अगर एक अमीर व्यक्ति, या कह सकते हो कि एक गरीब व्यक्ति का एक्सपेंडिचर 100 रुपए है एक मंथ का, तो वही जो गरीब व्यक्ति तो नहीं बोल सकते हम, एक रूरल इंडिया में एक पर्सन है जिसका मंथली एक्सपेंडिचर 100 रुपीज है, वहीं अर्बन एरिया में कितना है वो एक्सपेंडिचर, 169.7 है। मतलब 69.7% का गैप है, डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू द एसबीआई रिपोर्ट। इसके अलावा इन्होंने पॉवर्टी लाइन पे भी बात की है। अब पॉवर्टी लाइन क्या होता है, पॉवर्टी लाइन होती है मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू मीट अ बेसिक नीड इन द कंट्री। मतलब इतना तो आप पर मंथ अर्न करने चाहिए, अगर इससे कम करते हो तो आप पुअर हो। फिर वेरी पुअर और एक्सट्रीम पुअर आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है 2011-12 में ये हमारी जो पॉवर्टी लाइन थी उसको 816 रुपी एस्टिमेट किया गया था इन द रूरल एरिया, और 1000 रुपीज एस्टिमेट किया गया था इन द अर्बन एरिया। मतलब रूरल एरिया में कोई भी पर्सन अगर मंथली 816 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और उससे कम कमाता है तो वो गरीब है। वैसे अर्बन एरिया में अगर कोई पर्सन 1000 रुपीज पर मंथ कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और 1000 से कम कमाता है तो गरीब है। ठीक है, अब इस जो पॉवर्टी लाइन है इसको चेंज किया गया है, और जो नई पॉवर्टी लाइन बताई गई है वो रूरल एरिया में है 1632 रुपीज। ठीक है, 1632 1632 रुपीज है इन द रूरल एरिया, और अर्बन एरिया में 1944 रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो गैप है अर्बन और रूरल के बीच में 69.7%, जो कि रिड्यूस हुआ है 88% से, वो इसलिए हुआ है क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यहाँ पे रूरल इंडिया के बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्टली पैसे भेजे गए हैं। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, और ऐसा एसबीआई की रिपोर्ट में भी मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है CFH gets SEBI approval to launch mutual fund business। अब यहाँ पे सेबी अलग अलग कंपनीज को आपने देखा होगा कि लाइसेंस देती रहती है अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। रिसेंटली कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग, जिसको शॉर्ट में CFH कहा है, तो कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को रिसेंटली सेबी ने अप्रूवल दिया है कि आप म्यूचुअल फंड के बिजनेस में अपना काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसकी चेयरमैन मधाबीपुरी बुच आपको देखने को मिल जाएंगी। वही कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, सैम घोष आपको देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली ना सेबी ने 2 और फैसले लिए थे, कुछ समय पहले हमने अपने करंट अफेयर्स में देखा था। इन्होंने यूनिफाई कैपिटल को भी अप्रूवल दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस में ऑपरेट करने के लिए, और सेबी ने प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक को भी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। तो ये 3 कंपनीज हो गई जो कि म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द सेबी। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक। इन्होंने रिसेंटली इंस्टेंट लोन स्कीम फॉर एमएसएमई लॉन्च की है बेस्ड ऑन द जीएसटी रिटर्न।
तो जीएसटी रिटर्न के जो जीएसटी पर रिटर्न आता है उसके बेसिस पे कोई एमएसएमई कंपनी जो है वो पंजाब एंड सिंध बैंक से अप टू 25 लाख रुपीस तक का लोन ले सकती है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। तो ये स्कीम किसने लॉन्च की है? पंजाब एंड सिंध बैंक ने। पंजाब एंड सिंध बैंक स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज सेट टू रोल आउट इंस्टेंट लोन स्कीम फॉर एमएसएमई सेक्टर। इसमें एमएसएमई बोरोवर्स यहाँ पर अप टू 25 लाख रुपीस तक के लोन को बोरो कर सकते हैं, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इसके पहले इन्होंने कुछ और नए फीचर्स को भी लॉन्च किया था, जैसे कि व्हीकल लोन के लिए इन्होंने होम लोन और व्हीकल लोन के लिए भी स्कीम लॉन्च की थी। होम लोन के लिए इन्होंने लॉन्च किया था पीएसबी ई अपना घर, और व्हीकल्स के लिए लॉन्च किया था पीएसबी ई अपना वाहन इनिशिएटिव, जिसमें 15 मिनट के अंदर आपको घर खरीदने के लिए, व्हीकल्स को परचेस करने के लिए लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम भी पंजाब एंड सिंध बैंक की है। नेक्स्ट, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंटेड अमित गानोरकर एज द एमडी एंड सीईओ। तो यहाँ पे टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है, जिस कंपनी का फॉर्मेशन 2001 में मुंबई में हुआ था। और रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? अमित गानोरकर बने हैं, जिन्होंने नीलेश गर्ग को रिप्लेस करने का काम किया है। अब रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे जो हमने पहले भी डिस्कस किए, जैसे कि यश बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनीष जैन बने थे, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रमा मोहन राव बने थे। फिर आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन बने हैं? आर सुब्रमणी कुमार। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अमिताभ चैटर्जी। डीबीएस बैंक के सीईओ कौन है? रजत वर्मा है। एंड चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? अनूप कुमार सिन्हा है। इन सभी अपॉइंटमेंट्स को भी हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम कुछ और नई न्यूज को पता करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला है, which company has partnered with SoftBank Corporation to enhance AI capabilities in Japan industrial and telecommunication sector? तो SoftBank Corporation ने AI कैपेबिलिटीज जापान में इनहांस करने के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? तो एनवीडिया के साथ। तो सॉफ्टबैंक ने यहाँ पे पहला, वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड एआई एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क की शुरुआत की है एनवीडिया के एआई प्लेटफॉर्म के साथ। नेक्स्ट है, which bank classified Reliance Communication and its subsidiary Reliance Telecom as a fraud account? मतलब यहाँ पे जो आपको लोन सैंक्शन किया गया, आपने उस लोन को एक तो गलत तरीके से रीराउट किया और वापस से अपनी ही सब्सिडरी के जरिए उस लोन को अकाउंट में पहुंचाने का काम किया। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की कैनरा बैंक के बारे में बात हो रही है। कैनरा बैंक ने रिसेंटली रिलायंस कम्युनिकेशन एंड उसकी जो सब्सिडरी है रिलायंस टेलीकॉम को फ्रॉड अकाउंट की कैटेगरी में लिस्ट किया है, क्योंकि जो भी इनको फंड था, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज पर द सैंक्शन टर्म। ठीक है, Which of the following bank in India introduced the first ever transparent credit card of the country? तो ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ये कंट्री का पहला है। सो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने, जो कि इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इन्होंने कोरल अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ अवेलेबल है। याद कीजिए, हमने करंट अफेयर्स में बात की थी, क्योंकि आरबीआई को 90 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आरबीआई ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम है आरबीआई 90 क्विज। इसमें विनर कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? तो हमने देखा था टीम फ्रॉम द उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, आपको विनर देखने को मिल जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये सेकेंड नंबर पे है। नेताजी सुभाष चंद्र महाविद्यालय त्रिपुरा, ये आपको थर्ड प्लेस पे देखने को मिल जाएगा। What does ENWR stand for its context of agriculture financing? तो हम यहाँ पे वेयर हाउस की ई रिसिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ENWR का क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट आपको ये देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, What is the revised PSL limit for the ENWR as per the RBI new guidelines? तो वेयर हाउस जो ई रिसिप्ट है उसके जरिए जो लोन अमाउंट लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है। पहले 50 लाख रुपीस थी, इसको बढ़ाकर 75 लाख रुपीस किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, When did the Warehousing Development and Regulation Act 2007 come into force? ये एक्ट कब फोर्स में आया? तो 2010 में 25 अक्टूबर 2010 में ये इफेक्ट में आया। तो आप देख रहे हैं, जो भी हम करंट अफेयर्स पे बातें करते हैं, जो भी हम बैंकिंग न्यूज पढ़ते हैं, वहां से कैसे स्टैटिक क्वेश्चंस को निकाल के पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा जनरल अवेयरनेस आपका करंट अफेयर्स के साथ ही तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ एफडी स्कीम लॉन्च बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया?
designed especially to cater the need of senior citizen who are 80 year and above. तो आंसर क्या हो जाएगा? SBI Petron. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है HDFC बैंक को रिसेंटली रिसीव हुआ है परमिशन RBI का to acquire up to how much percentage stake in the Kotak Mahindra Bank, AU Small Finance Bank and Capital Small Finance Bank. इन तीनों में अप टू कितने परसेंट के स्टेक HDFC खरीद सकता है अकॉर्डिंग टू द RBI? इट इज 9.5%. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, और ये वैलिड कब तक है RBI का अप्रूवल? 2 जनवरी 2026 तक अप्रूवल है. नेक्स्ट है रिसेंटली यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन करने के लिए बैंक नेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैंक नेट? तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे बैंक के जो असेट्स हैं उनका ऑक्शन हो रहा है और नेट का मतलब तो नेटवर्क होता ही है. तो बैंक असेट एंड ऑक्शन नेटवर्क. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. रिजर्व बैंक हैज राइट टू इशू बैंक नोट्स. रिजर्व बैंक के पास राइट्स होते हैं कि वो बैंक नोट्स को जो नोट्स होते हैं करेंसी होती है उसको वो बना सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं. अंडर द विच सेक्शन ऑफ द RBI एक्ट 1934? किस सेक्शन के अंदर ये परमिशन RBI को मिली है? तो सेक्शन नंबर 22. कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन नंबर 22 के अंदर RBI को परमिशन है कि वो यहाँ पर बैंक नोट्स को इशू कर सकता है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट है अब बैंक नोट जो होते हैं वो लीगल टेंडर होते हैं, ये बात हम सभी को पता है. तो RBI के एक्ट किस एक्ट के अंदर, सॉरी RBI एक्ट के किस सेक्शन के अंदर हमारे जो नोट्स हैं उनको लीगल टेंडर डिफाइन किया गया है? तो लीगल टेंडर डिफाइन है सेक्शन नंबर 26 में. ओके, तो सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 26 ये दोनों आपको याद रखने हैं. ओके है जी. आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. कैसा लगा सेशन आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. इसके अलावा आप मुझे डेली करंट अफेयर्स पे भी फॉलो कर सकते हैं मॉर्निंग 9 AM पर, बाकी सभी इंपॉर्टेंट देश दुनिया की खबरों के लिए. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बैंकिंग एग्जाम में केवल बैंकिंग न्यूज आती है. बैंकिंग एग्जाम में अपॉइंटमेंट्स भी आते हैं, अवार्ड्स भी आते हैं, ऑबिचुरीज भी आते हैं. तो उसके लिए आप मुझे डेली करंट अफेयर्स पे फॉलो कर सकते हैं 9 AM पर. और वीडियो पसंद आए तो उसको आप शेयर करना जरूर नहीं भूलेंगे और लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.